students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will start the new chapter, that is properties of bulk metal. Bulk metal. Okay, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज आवर यूनिट 7 और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे 9th, 10th और 11th चैप्टर. ओके, इसमें क्या आता है 14 to 50, 40 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मेनली इसे हम चैप्टर्स वाइज पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर सॉलिड्स, सेकंड फॉर हाइड्रोस्टेटिक, द थर्ड फॉर हाइड्रोडायनेमिक, फोर्थ फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, and fifth for transfer of heat. ठीक है, हमारा जो सिलेबस रहेगा इस चैप्टर में यही रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे सॉलिड्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. ठीक है, मेनली कंसेप्ट पे बेसिक्स होता है. इसमें कुछ अलग से प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल किसी भी हम कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है कि थोड़ा इमेजिनरी व्यू रखना है इस चैप्टर में. ठीक है, थोड़ा इमेजिन करके चलना है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ होगा, क्योंकि मेरे लिए इसमें एक्सपेरिमेंटल यूज हो रखे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे ऐसे होता है. किसी भी एक मेटल्स का लेते हैं, किसी भी हम ऑब्जेक्ट का लेते हैं तो वो क्या होता है, इलास्टिसिटी आती है इसमें मेन टॉपिक हमारा. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मेनली इलास्टिसिटी. ठीक है, तो आपको ना थोड़ा कंसेप्चुअल व्यू रखना है अपना, थोड़ा इमेजिनरी व्यू रखिए कि आप समझ सकें कि अच्छा इसके पीछे का रीजन है क्या. ठीक है, तो आप सही से देखिए. ठीक है, तो फर्स्ट वन हम करेंगे आज सॉलिड्स. सॉलिड्स, ठीक है, इसमें मेनली हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये आगे आप एग्जाम देते हो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम, अब इस लेवल पे, या फिर आगे आप कोई ग्रेजुएशन करने के बाद फिजिक्स से बीएससी या किसी भी अलग सब्जेक्ट से करने के बाद आप कोई भी एंट्रेंस देते हो. ठीक है, जैसे कोई भी पीजी एंट्रेंस दिया आपने या कोई भी यूजी एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया कहीं पे, तो उसमें इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं. एज इट इज जो आपके रिजल्ट आते हैं वो सिंपली एज अ फॉर्मूला बेस्ड या तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या फिर आपका क्या होता है कि सिंपली थ्योरी पूछी जाती है. ठीक है, थ्योरी कैसी होगी कि आपकी कंसेप्ट पे बेसिक होगी. ठीक है, कि कैसे कोई भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा उसके पीछे का रीजन क्या है, उसमें आपको 4 लाइनर देंगे क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको अच्छे से कोरिलेशन देखनी है पूरे चैप्टर में कि कैसे कैसे कोरिलेट कर रखी है, एक चीज करने से दूसरी चीज का रिजल्ट कैसे बदल जाता है. ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. द फर्स्ट वन विल बी सॉलिड्स. ठीक है, हम इस बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज. ठीक है, कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे, इसमें आता है बेटा, आज देखो मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट कराने वाली हूँ. न्यू कंसेप्ट है, आपको सुनने में पहली बार होंगे पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, आपको पढ़ के या सुन के या समझ के बहुत मजा आएगा. ठीक है, आप नए कंसेप्ट सीखोगे. जब आप देखोगे अपने सराउंडिंग में वही थिंग्स और उन पे भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इसके पीछे ये रीजन था. ठीक है, तो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री होगा. ठीक है, आज चलो कुछ नया पढ़ते हैं ताकि आप कुछ नया सीख सके अपनी लाइफ में. ठीक है, द फर्स्ट वन विल बी सॉलिड्स. इसमें हम करेंगे बेटा, अब आपको पता है सॉलिड्स क्या होते हैं. हमें पता है मैटर की 3 फॉर्म्स होती है. 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, दैट इज first one is solid, second one is liquid, and third one is gases. ओके, अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया है, सॉलिड्स, लिक्विड और बेसिस गैसेस को कैसे क्लासिफाइड किया, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट किया, सिंपली इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ के. मेनली क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी इनकी. ठीक है, कि फिजिकल कैसे होते हैं, फिजिकली कैसे होते हैं ये. सॉलिड्स पता है हमें हार्ड होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं, गैसेस भी आपको पता है. मेनली इनके बीच में आपने फोर्सेस पढ़ेंगे. सॉलिड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, लिक्विड के बीच में सॉलिड से थोड़े कम फोर्सेस होते हैं, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं.
ठीक है, आपने ये सारा अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि गैसेस कंप्रेस कैसे होती है, सॉलिड्स कैसे डक्टाइल होते हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल्स, सॉलिड्स में मेनली मेटल्स आते थे, लिक्विड्स में क्या आते थे, मेनली हमारा वाटर हो जाता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म हो जाती है किसी भी चीज की। ठीक है, और गैसेस में भी आपको पता है। तो ठीक है, आपने नॉन मेटल्स और मेटल्स को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के साथ कोरिलेट करके पढ़ा होगा पहले क्लासेस में। ठीक है, तो बहुत एक वहां से हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। ठीक है, मेनली हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। ठीक है, एज वेल एज हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी पता होता है। ठीक है, तो मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े हैं और सेम हमने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल से हमने पढ़ा है कि अगर फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट पीरियड में आते हैं, ऐसे ऐसे है ना, हमने पढ़ा है कि वो कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स कौन से होते हैं। ठीक है, मेनली गैसेस कौन सी होती है जो कभी रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव, जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटलर्स उसमें क्या होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्जेस के होते हैं। तो ऐसे हमने केमिस्ट्री के बेसिस पे और फिजिक्स के बेसिस पे भी इन सब चीजों के बीच में बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं हम पहली क्लासेस में। ठीक है, तो अब हम इनसे आगे कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, अलग से इनके प्रॉपर्टीज जिनसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास तक ये हमारा नहीं था सिलेबस में। 10th क्लास तक सिर्फ हम केमिकली और फिजिकली किसी भी मैटर को क्लासिफाइड कर सकते थे। ठीक है, कि वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, या वो मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, अब क्या है, अब हम थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में अपने आगे बढ़ रहे हैं स्टडीज में। ठीक है, +1 में आप एक फिजिक्स एज अ पार्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, एज अ पार्ट पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। पहले की क्लासेस में वो एक क्या होता था, पोर्शन होता था आपकी साइंस बुक का। ठीक है, तो अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा इन डेप्थ आप समझ के चलो, अपने दिमाग में बिठा लो कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको वो इन डेप्थ नॉलेज लेनी है उसकी। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज में क्या होगा कि आप थोड़ा सा ये दिमाग में रख के चलोगे, इन डेप्थ नॉलेज लेनी है तो आप शुरुआत से ही उस चीज को बड़े अच्छे से और प्यार से पढ़ोगे। अगर किसी भी चीज पे हम अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, वो स्टडीज हो या कोई अलग भी चीज हो, इन्वेस्टमेंट अगर हमारा अच्छा है तो हमारा रिजल्ट भी गुड होगा। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आए, ये एक नॉर्मल थिंग है। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी करोगे अपने स्टडीज पे, अपने टॉपिक्स पे, अपने कंसेप्ट पे, वो आपके लिए आगे वाले क्वेश्चन आने वालों के लिए उतना ही कम टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मेनली जो आपकी आने वाली कंसेप्ट्स है वो नहीं हो पाएंगे अच्छे। ठीक है, आप उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और फिर भी उनकी एफिशिएंसी ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कि वो रॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन इलास्टिसिटी। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड और इसका हमें पता है। अब आता है बेटा इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर इज अ सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, कि ये लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है। ठीक है, इलास्टिसिटी। सबसे पहले देखो बेटा, हमें पता है, आपने क्या पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे शुरुआत में होते थे, जैसे शुरुआत में सब अपने जो निक्कर पहनते थे बचपन में, स्कूल में भी होती थी या जो भी, तो निक्कर में वो होती थी इलास्टिसिटी, बोलते थे कि इलास्टिक डली हुई है, इलास्टिक डली हुई है। तो मेनली बेटा ये उसी से आता है इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी कुछ ज्यादा नया कंसेप्ट नहीं है, आपने सुना हुआ है, बस उसके पीछे जो साइंस लगी है वो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलास्टिक, इलास्टिक बोलते थे। इलास्टिक क्या होती थी बेटा, ऐसे बढ़ाते थे, बढ़ जाती थी, छोड़ते थे तो वो निककर ऐसी हो जाती थी। ठीक है, किसी भी चीज में रबर बैंड लगा लीजिए, जो कपड़े वाले रबर बैंड आते थे उसमें आप खींचते थे। ठीक है, वो ऐसे सिर में डल जाता था, बाद में उसे छोड़ देते थे, वो जकड़ लेता था सिर को, ना बाल वाल पीछे कर देते थे, ऐसे किया होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिनमें इलास्टिक होती है, किसी भी कपड़े में या किसी भी आप रस्सी में लो। ठीक है, किसी चीज को बांधने के लिए भी क्या होता था, कोई रस्सी लिए वो पहले ऐसे बढ़ जाती थी, तो छोड़ते थे वो नॉर्मल आ जाती थी। ठीक है, तो उसे हम बोलते थे इलास्टिक डली हुई है इसमें। ठीक है, अब वो हमारे फिजिक्स से कैसे कोरिलेट होती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में जो इलास्टिसिटी, दिस ITY को हटाऊं तो मेरे लिए वही इलास्टिक बन जाती है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी मैं पढ़ा रही हूँ सॉलिड्स। अब सोचो, ठीक है, अब कोरिलेट करने की सोचो कि सॉलिड्स में इलास्टिसिटी कैसे हो सकती है। मैम तो बोल रही है कि उन्हें बढ़ाओ और छोड़ो, अब सॉलिड्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है सॉलिड्स तो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे आप आयरन को लो, क्या आप आयरन को ऐसे बढ़ा सकते हो, खींच सकते हो और वो फिर ऐसे दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। इनिशियल पोजीशन का छोड़ो, वो खींच ही नहीं सकता है आपसे। ठीक है,
खींचने की छोड़ो, वो आपसे मुड़ भी नहीं सकता है। आपको पता है कितने ज्यादा हार्ड होते हैं। तो मैं सब सॉलिड के लिए पढ़ा रही हूँ, ना कि किसी जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स। तो मैं उनकी नहीं, मैं बोल रही हूँ सॉलिड्स। जितना भी हमारे यूनिवर्स में सॉलिड्स है, इट मीन मेटल्स है, या वो बेशक एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, या फिर कुछ भी, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी, मैं हर एक सॉलिड के लिए पढ़ा रही हूँ। तो वो हर एक के लिए प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी हमारे फिजिक्स से कैसे कोरिलेट करती है, ठीक है। आप अपने दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अराइज कीजिए कि आप पढ़ सके इंटरेस्ट लेके कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सोचो, अब देखो बेटा, इलास्टिसिटी मेनली क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है अपनी पहली यूनिट्स में, क्या पढ़ा है, रोटेशन ऑफ अ बॉडीज, ठीक है, विच आर रिजिड। हमने रोटेशन पढ़ी अपनी सॉलिड्स की, रिजिड बॉडीज की पढ़ी थी, जिसमें सेंटर ऑफ मास की थी ना, रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह करी थी वो वाले चैप्टर में। तो रोटेशन ऑफ बॉडीज विच आर रिजिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब किसी भी, मेनली रिजिड होता क्या था, रिजिड होता था जिसकी एक हार्ड शेप हो, हार्ड शेप, ठीक है, और क्या हो, एक परफेक्ट शेप हो, जैसे ऐसे ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई एक परफेक्ट शेप हो, या वो एक पर्टिकुलर शीट हो, या कुछ भी हो, परफेक्ट शेप में आप मान सकते हो कि जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए हो एक दूसरे से, ठीक है, कनेक्शन मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा अच्छा हो। जैसे यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ही सेम इनमें बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, या फिर क्लोजली पैक्ड हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो मतलब क्लोजली पैक्ड हो, ना कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है तो एक छोटा यहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये मेनली गैसेस में हो जाता था ये केस, ठीक है। तो आप सॉलिड्स में पढ़ रहे हो तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है, और जो उनकी फॉर्मेशन हो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म फॉर्मेशन हो रखी हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो मेनली क्या होते थे कि हम, हमारा क्या है कि हमने लिया है, अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, तो उसकी क्या हो, हमारी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, जो डायमेंशंस ना चेंज हो, इफ डायमेंशंस नो चेंज, ठीक है। जैसे हमारी कोई भी रिजिड बॉडी ली, वो बहुत ही स्ट्रांग है, सॉलिड है, तो हमने क्या करेंगे कि हमने कोई डायमेंशन ली है, ठीक है, तो मेनली क्या होगा कि उसकी एक यूनिफॉर्म डायमेंशन है, हम कोई भी फोर्स लगाए, कितनी भी ज्यादा स्ट्रेंथ का अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हो, उसकी डायमेंशंस पे कोई फर्क ना पड़ा हो, जैसे वो है वैसे ही वो रहे, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जैसे हमने कोई भी फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे तो उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती, ये हमने माना, ठीक है। बट आप देखो, आपने किसी भी बॉडी में फोर्स लगाया, आयरन है, आयरन पे आपने क्या लिया, कोई हैमर लिया और उसे तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है, तो वो वहां से क्या हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। किसी भी आप चीज पे कोई भी आप फोर्स लगाएंगे, किसी भी चीज को मूव करने में या किसी भी चीज को डक्टाइल करने में, ठीक है, तोड़ने में, एज अ मैलिएबल यूज करने में, मैलिएबिलिटी होती है बेटा, ऐसे मैलिएबिलिटी, जैसे किसी भी मेटल की, हम किसी भी मेटल को ऐसे पीटते हैं तो वो एक शीट में चेंज हो जाए, ठीक है, आपको पता है मेटल्स ऐसे हो जाते हैं, तो ठीक है, जो उनकी शेप होती है किसी भी फोर्स लगाने पे वो चेंज हो जाती है, ठीक है, चेंज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी है जिसे आप जानते हो कि आप किसी भी चीज का उस पर फोर्स लगाओ और वो चेंज ना हुई हो, ठीक है, सोचो, नहीं, ऐसा नहीं होता किसी भी बॉडी के साथ, है ना, आयरन लो, एल्यूमिनियम लो, जैसे अगर हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर बात है, ये किसी भी फोर्स लगा के कोई भी एक्सपेरिमेंट करके वो, है ना, कोई भी रिएक्शन करा के शीट की तरह बना के, जैसे एल्यूमिनियम को एज अ जेट प्लेन बना दिया जाता है उसका, आयरन के हम गेट वगैरह लगा लेते हैं, तो मेनली ऐसे ही हमारे और फॉर्म में नहीं मिलते हैं हमारे मेटल से, सॉरी हमारे क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से, इनका और ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और से हम मेटलर्जी करके देन इसे हम प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है इसमें, हम देखो तो इसमें क्या है बेटा कि कोई भी हमारी जो बॉडी होती है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं होती है, ठीक है, वो कोई भी एक फोर्स लगाने पे चेंज हो जाती है, इसलिए परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई होती नहीं है हमारे यूनिवर्स में,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें नेक्स्ट अपनी लेक्चर में पढ़ेंगे इसमें इलास्टिसिटी, कि हमारे इलास्टिसिटी से कैसे बॉडी चेंज होती है, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।